Students, welcome to my new video of the chapter 6 tissue, class 9. In this video I will discuss about the animal tissue. In animal tissue there are four types of animal tissue: epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and neural tissue. So firstly we have to discuss about the epithelial tissue. तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर करते हैं या फिर हमारी बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल की इनर लाइनिंग है उसको सराउंड करते हैं, या फिर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बाहर से भी सराउंड कर सकते हैं, उनको अंदर से भी सराउंड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि दे आर द प्रोटेक्टिव टिश्यू विच कवर्स the body cavities and the body wall from externally as well as internally. यहाँ पे definition आप देख ले, the protective tissue in the animal body is called epithelial tissue. It covers most organs and cavities within the body. ये body में अधिकतर organs और उनकी जो cavity मतलब जो space होता है तो उसकी इनर लाइनिंग को भी कवर करते हैं, बॉडी वॉल को बाहर से भी कवर करते हैं। कोई भी ऑर्गन होगा उसकी आउटर कवरिंग और उस ऑर्गन की वॉल की इनर कवरिंग को भी कवर करते हैं। अब लोकेशन की बात करना है, लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दीज आर फाउंड इन स्किन में पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ माउथ की जो लाइनिंग होती है वहाँ पर पाया जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी इनर मोस्ट लाइनिंग और उसकी आउटर मोस्ट लाइनिंग, जिससे बताया गया कोई भी ऑर्गन है उसकी आउटर कवरिंग उसकी इनर कवरिंग सब पे एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा है ब्लड वेसल्स, जो आपकी ब्लड पाइप होती है उसकी आउटर कवरिंग उसकी इनर कवरिंग पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। लंग एल्वुलाई, अब लंग एल्वुलाई क्या होता है, जिससे आपका ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, यहाँ से हवा अंदर जाती है। ये ब्रोंकस है, ये आपका लंग्स है, राइट लंग है, इधर लेफ्ट लंग हो जाएगा। तो ये जो ब्रोंकस जो ट्रैकिया की ब्रांच है जो लंग्स पे एंटर करती है, इसमें ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं। तो जो अल्टीमेट ब्रांच होगा वो अपने एंड पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं या एयर सैक बोलते हैं। इस तरह के मिलियंस ऑफ एयर सैक्स लंग्स में पाए जाते हैं, उन्हीं के एल्वुलाई बोलते हैं। तो इसकी लाइनिंग की बात हो रही है कि इसकी लाइनिंग किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किडनी ट्यूब की बात करेंगे तो जो हमारा किडनी है वो भी मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूब्स का बना होता है। ठीक है, 2 किडनी आपके पास होती है, तो हर जो एक ट्यूब होती है उसको हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो उस ट्यूब की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा एपिथेलियम या किस तरह का एपिथेलियम किसमें पाया जाता है। फिर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट। मतलब किसी भी एपिथेलियल लेयर में जो सेल्स होती है वो बहुत टाइटली अरेंज होती है, मतलब उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई लेयर बन रही है यहाँ पर, तो ये कोई लेयर बन रही है तो उसमें सेल्स जो है एकदम टाइटली अरेंज है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, the cells have only a small cementing material between them without intercellular space। मतलब जो सेल्स होती हैं एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है। अब हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो पहला फंक्शन है इट फॉर्म्स द बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेटेड। मतलब बॉडी में कई सिस्टम होते हैं तो हर सिस्टम को अलग अलग रखने का काम करता है, एक बैरियर का काम करता है जो एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को कवर करता है और ऑर्गन के अंदर जो कैविटी होती है उनको भी सराउंड करता है।
आपकी बॉडी कैविटी जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, थोरैसिक कैविटी होती है, तो इनकी वॉल को, इनर वॉल को भी सराउंड करता है और स्किन को भी कवर करता है, बताया चुका आपको। फिर इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in regulating the exchange of material between the body and external environment। मतलब बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट करता है, और साथ ही बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में या बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसको रेगुलेट करता है। अब हमें देखना है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो दो तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। तो अब सिंपल क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम केवल वन सेल थिक लेयर का बना होता है, एक ही सेल मोटा होता है, और जबकि कंपाउंड एपिथेलियम दो या दो से अधिक लेयर्स का बना होता है, या दो या दो से अधिक सेल्स की लेयर का बना होता है। अब हमें सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखना है कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, तीसरा है सीरिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, चौथा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और पांचवा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हम बारी बारी से इन पांचों एपिथेलियम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमें स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में देखना है। तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज। मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो केवल वन सेल थिक लेयर का बना होता है, और इन सेल्स की जो बाउंड्री होती है वो इर्रेगुलर होती है। They form delicate layer and provide protection। तो जो मतलब सिंगल सेल की बनी होती है, इसलिए बहुत ही डेलिकेट लेयर होती है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये सुरक्षा जो प्रदान करती है। फिर लोकेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करेंगे कि कहाँ पाई जाती है। तो लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस की फूड पाइप को बोलते हैं, जैसे ये आपकी फूड पाइप है, और फूड पाइप जो है फिर जाके स्टमक में होती है, तो इसकी लाइनिंग पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। बक्कल कैविटी मतलब माउथ, जो ये आपका माउथ है, जो अपर और लोअर लिप्स से सराउंड है, अंदर का जो स्पेस जिसमें आपका टंग और टीथ होते हैं, तो उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी जो होती है उनकी इनर लाइनिंग भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। लंग एल्वेलाई के बारे में अभी पहली स्लाइड में आपको बताया गया था। आपके लंग्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उनकी इनर लाइनिंग, उनको एयर सैक्स बोलते हैं, जैसे ये बलून है, तो इनकी इनर लाइनिंग को पर भी स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। अब हम फंक्शन की बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इट फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन द बॉडी। ये डिफ्यूजन के लिए एक बाउंड्री बनाता है, जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, या डिफरेंट मटेरियल की अदला बदली होती है। अब हमें स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम देखना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि फ्लैटेंड सेल्स की एक लेयर आपको दिख रही है, सारी सेल्स फ्लैट है, और उनकी जो बाउंड्रीज है वो इर्रेगुलर बाउंड्रीज है। सब सेल में एक एक न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और इस लेयर के नीचे एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? तो इट इज अ थिन फिब्रस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स which separate the lining of internal और external body surface from underlying connective tissue। मतलब इसका काम ये होता है कि ये एक मतलब कोई सेल की लेयर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स, एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसकी एक लेयर होती है जो बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, चाहे इंटरनल बॉडी सरफेस हो चाहे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस हो, उसको जो है उसके नीचे जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू को अलग करती है। अब हमें कॉलमुलर एपिथेलियम के बारे में देखना है, जो दूसरा एपिथेलियम है। पहले आप लोगों ने स्क्वैमस एपिथेलियम डिस्कस किया था, अब हम कॉलमुलर एपिथेलियम को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होती है? ये इलोंगेटेड सेल्स की बनी या लंबी सेल्स की बनी एक लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल्स। ये देख रहे हैं आप, ये लंबी सेल्स हैं, इनकी बनी एक लेयर होती है। Therefore it is called
columnar epithelium, nucleus of each cell is present at the base. हर सेल का न्यूक्लियस उसके बेस में प्रेजेंट होता है, आप देख रहे हो न्यूक्लियस बेस में है. Free end of each cell has many fine hair-like structures called macrovilli. हर सेल के फ्री एंड पर ये hair-like structures है, इनको macrovilli कहते हैं. Increasing surface area for absorption of nutrient. ये जो है, ये चूंकि जो columnar epithelium है इंटेस्टाइन में पाई जाती है और इंटेस्टाइन में और स्टमक में पाया जाता है, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है मैक्रोविलाई. मैक्रोविलाई आपको पता चल गया कि फ्री एंड पर फाइन हेयर लाइक सेल्स की फ्री एंड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं. आपको मेम्ब्रेन के फंक्शन में जब सेल पढ़ा रहे थे तब बताया गया था कि जो है सेल मेम्ब्रेन गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म माइक्रोविलाई. ये मेम्ब्रेन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको याद आएगा. अब लोकेशन की बात करेंगे, पहले भी डिस्कस हो चुका है. स्टमक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में पाया जाता है. तो म्यूकोसा क्या होता है ये आपको समझना है. तो म्यूकोसा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, माउथ टू एनस एक लंबी पाइप होती है, तो उसकी इनर लाइनिंग को हम म्यूकोसा कहते हैं. वैसे म्यूकोसा जितने भी, जैसे आपकी नेजल कैविटी है, यहाँ पर इनर लाइनिंग को भी म्यूकोसा बोलते हैं. और जैसे फीमेल में जो आपका फीमेल में जो वेजाइना होती है उसकी इनर लाइनिंग को भी म्यूकोसा कहते हैं. जैसे जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है मोस्टली उनको म्यूकोसा कहते हैं. तो यहाँ पे स्टोमक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा की बात हो रही है, ठीक है. तो ये स्टोमक और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा जो होती है वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है और इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और कुछ सब्सटेंस का सिक्रेशन, कुछ एंजाइम्स का या कुछ जूस का सिक्रेशन भी इंटेस्टाइन में होता है. और स्टमक से भी गैस्ट्रिक जूस निकलता है और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है. अब हमें कॉलमनर एपिथेलियम का एक डायग्राम देखना है. तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये सारी सेल्स इलॉन्गेटेड है, लंबी लंबी सेल्स है और इन सेल्स के बेस में न्यूक्लियस आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस है हर सेल का. और सेल्स की जो लेयर है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो फाइब्रस मैट्रिक्स की बनी होती है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है. और इसका काम होता है कि उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे. ये बाइंडिंग टिश्यू होते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर के नीचे कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है उसको अलग करने का काम करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. आपको सभी एपिथेलियम में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की ओर मिलेगा, लेयर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिकल सेल्स. मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो सेल्स की सिंगल लेयर का बना होता है. और ये सेल कैसे होती है? क्यूबिकल सेल्स होती हैं. क्यूबिकल सेल आप समझ रहे होंगे. लोकेशन की बात करेंगे, इट इज फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स. जो ग्लैंड जिससे आपकी सैलिवरी ग्लैंड होती है, जिससे सलाइवा रिलीज होता है. सैलिवरी ग्लैंड आपकी बक्कल कैविटी में पाई जाती है. 3 पेयर ऑफ ग्लैंड होती है. तो सपोज अगर ये कोई ग्लैंड है, ये ग्लैंड है और ग्लैंड जो होती है बंच ऑफ सेल्स होती है. ग्लैंड जो होती है वो बंच ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का ग्रुप होता है. और कुछ ग्लैंड एक सेल की भी हो सकती है, लेकिन सैलिवरी ग्लैंड जो होती है ये मल्टीसेलुलर होती है. अब ये इसकी डक्ट है, डक्ट का मतलब ट्यूब, जहां से जूस, सैलिवरी ग्लैंड है ये जूस निकालती बनाती है और उसके बाद इसका सिक्रेशन होगा इस डक्ट की हेल्प से. तो ये इसकी डक्ट है, ये सैलिवरी ग्लैंड हो गई, सैलिवरी ग्लैंड, और ये इसकी डक्ट है. डक्ट से जूस यानी कि सलाइवा रिलीज होता है. तो इसमें इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है. और जो भी ग्लैंड होगी, ठीक है, उनकी डक्ट पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डक्ट के अंदर जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है. इट इज फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी जो होती है मिलियंस ऑफ ट्यूब्स की बनी होती है और हर ट्यूब को नेफ्रॉन बोलते हैं. तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे ये तो सैलिवरी ग्लैंड हो गई, इसकी डक्ट हो गई. और फिर नेफ्रॉन की बात करेंगे तो
ये नेफ्रॉन है, इन नेफ्रॉन का एक कप शेप पार्ट है, इसको बोलेंस कैप्सूल बोलते हैं, और ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है। इसका ट्यूबुलर पार्ट नेफ्रॉन का। तो इसके ट्यूबुलर पार्ट, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, इसकी इनर लाइनिंग पर ये क्यूबाइडल एपिथेलियम पाया जाता है। दिस इज द क्यूबाइडल एपिथेलियम। फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब किसी मटेरियल, कुछ मटेरियल ये सिक्रीट भी कर सकते हैं, सिक्रीट का मतलब रिलीज करना, और कुछ मटेरियल ये एब्जॉर्ब करती है, ये जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है। अब यहाँ पर एक डायग्राम है जो क्यूबाइडल एपिथेलियम को शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारी सेल्स जो क्यूबिकल सेल्स है, इनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले बताया जा चुका आपको, और उसके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया गया था, ये क्या होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो कि एपिथेलियम को कनेक्टिव टिश्यू से अलग करता है। अब हमें देखना है कि सीलेटेड एपिथेलियम क्या होते हैं। If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free end, they are called ciliated epithelium। तो कहने का मतलब है कि अगर जो कॉलमनर एपिथेलियम है या क्यूबाइडल एपिथेलियम है, दोनों की सेल्स का डिफरेंस आपको पता है, उनके फ्री एंड पर अगर सीलिया पाए जा रहे हैं तो उन्हें आप सीलेटेड एपिथेलियम बोलेंगे। तो अगर क्यूबाइडल सेल में सीलिया है तो उसे आप जो सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम बोलेंगे, और अगर कॉलमनर सेल्स में सीलिया है तो उसे आप सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। अब बात करेंगे इनका फंक्शन क्या होता है। तो दे मूव पार्टिकल्स और न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। तो ये पार्टिकल्स को या फिर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं या मूव कराते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपके लंग्स में जो सिस्टम होता है, जैसे लंग्स है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, यहाँ पे देखिए ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंक्यूल है। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, और इसकी दो ब्रांच होती है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, और दो लंग्स होते हैं। जैसे ये लंग्स है तो ब्रोंकस सेंटर करता है लंग्स में, फिर ब्रोंकस के फिर आगे फर्दर ब्रांचिंग होती है तो ब्रोंक्यूल बन जाता है। और जो है ब्रोंक्यूल की लाइनिंग पर आप पाया जाता है सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो इनका काम होता है म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना। जैसे आपको सर्दी होती है तो म्यूकस बनता है, और वो जो है इसके सीलिया, मतलब क्यूबाइडल, ब्रोंक्यूल के क्यूबाइडल एपिथेलियम के सीलिया जो होते हैं वो म्यूकस को बाहर की ओर मूव कराते हैं, तभी आपको म्यूकस नाक से आता है या मुंह से आ जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पे लोकेशन की बात करेंगे तो दे आर मोस्टली फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। ये हॉलो ऑर्गन की इनर सरफेस पर जो पाए जाते हैं। जैसे हम ब्रोंक्यूल की बात करेंगे तो ब्रोंक्यूल आपको बताया जा चुका पहले ही, ये ब्रोंकस की ब्रांचेस, फाइन ब्रांचेस होती हैं जो लंग्स में फैली रहती हैं। तो जो ब्रोंक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ब्रोंक्यूल में कौन सी है? सीलेटेड। जैसे अगर ब्रोंक्यूल को जूम करते हैं, मान लीजिए इतनी मोटी दिखा दिया, तो इस पे क्या है? सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है। इस पे से हेयर्स, सीलिया लगे होते हैं। सीलिया जो होता है वो फाइन हेयर्स होते हैं, सीलिया जो होते हैं वो फाइन हेयर्स होते हैं। तो अब ब्रोंक्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पर सीलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम है। अब हम बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब की, तो फैलोपियन ट्यूब में होती है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अब फैलोपियन ट्यूब है क्या? आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ये यूट्रस है, और यूट्रस ये पियर से स्ट्रक्चर होती है, और इसका जो लोअर एंड होता है थोड़ा सा नैरो हो जाता है, और एक ट्यूब बनाता है, उसे बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं, वेजाइना। और यूट्रस के दोनों तरफ दो अलग अलग ट्यूब्स होती हैं जो यूट्रस में खुलती है, इनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसकी जो इनर लाइनिंग यहाँ पर होती है, इसको अगर देखें तो यहाँ पर होती है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इनका काम होता है जो ओवम यहाँ पे, जैसे ये यूट्रस की वॉल यहाँ से ओवरी अटैच होती है, और ओवरी में ओवम बनता है। ओवम निकलने के बाद रिलीज हुआ ओवरी से, ओवम चलाता है इसमें फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब से फर्दर ये आगे यूट्रस को मूव करता है। तो इसके मूवमेंट, मतलब ओवम के मूवमेंट में फैलोपियन ट्यूब में की जो आपकी सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम है वो
ऊपर की ओर इसका मूवमेंट कराती है, इससे ओवम मूव करता हुआ आगे बढ़ता है यूट्रस की ओर और वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से ये आपका सिलेटेड कॉलुनर एपिथेलियम कंप्लीट हुआ। एक डायग्राम के थ्रू जो है सिलेटेड कॉलुनर एपिथेलियम और सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये लंबी लंबी सेल्स की बनी एपिथेलियम है, तो इससे आप कॉलुनर एपिथेलियम कह सकते हैं। लेकिन तो अभी ये कॉलुनर एपिथेलियम है, लेकिन अगर इनके फ्री एंड पर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है एक एक, तो ये सीलिया होते हैं। तो ये क्या है? सीलिया है। तो अगर सीलिया प्रेजेंट है तो इसे आप क्या बोलेंगे? सिलेटेड कॉलुनर एपिथेलियम बोलेंगे। उसी तरीके से ये क्यूबिकल सेल्स की बनी एपिथेलियम है, इनके फ्री एंड पर सीलिया है। तो अगर सीलिया नहीं होता तो सिंपली आप इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, लेकिन अगर सीलिया है तो इसे आप बोलेंगे सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। लोकेशन आपको बताया गया था कि सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? ये ब्रोंकियोल्स में पाई जाती है। ब्रोंकियोल इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिलेटेड कॉलुनर एपिथेलियम पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब में। एंड द फैलोपियन ट्यूब इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल एपिथेलियम का फिफ्थ पार्ट जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसको देखना है। जैसे सिंपल एपिथेलियम बताया गया था कि जो है ये केवल एक ही तरह की सेल्स का बना होता है या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। तो क्या डेफिनेशन देख रही है इसकी? सम ऑफ द कॉलुमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ एनी सब्सटेंस कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब कहने का मतलब है कि कॉलुमिनर सेल्स या फिर क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं या विशिष्ट हो जाती हैं किसी भी सब्सटेंस को रिलीज करने के लिए या सिक्रीट करने के लिए, और उन सेल्स को आप ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह सकते हो। देयर आर टू टाइप, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब ये सिंगल सेल्स होती हैं। और ग्लैंडुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। लोकेटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल सिक्रेटिंग म्यूकस, मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर ये सिंगल सेल्स पाई जाती हैं और ये म्यूकस रिलीज करती है। इन सेल्स को गॉबलेट सेल भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स एज इन सैलिवरी ग्लैंड, मतलब ये जो है सेल्स के गुच्छों से बनती है। क्लस्टर में गुच्छा होता है। तो जैसे हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है, जैसे ये कोई सैलिवरी ग्लैंड मान लेते हैं, तो यहाँ पे सेल्स का गुच्छा होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। और यहाँ पर ये क्यूबॉइडल सेल्स का भी हो सकता है या फिर कॉलुमनर सेल्स की भी ग्लैंड बनी हो सकती है। जो ग्लैंड कई तरह की होती है, सैलिवरी ग्लैंड की बात करेंगे 3 तरह ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो उससे किसी में क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है, किसी में कॉलुमनर सेल्स का बना होता है। ये मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इस तरह से ये आपका सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अब हमें कंपाउंड एपिथेलियम देखना है। तो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स, एक से अधिक सेल्स की लेयर का बना होता है। Therefore they have limited role in secretion and absorption, इसीलिए इनका किसी भी सब्सटेंस का सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल होता है। फंक्शन लोकेशन की बात करेंगे तो दे आर फाउंड ऑन स्किन, स्किन पर पाया जाता है। तो स्किन पर पाया जाता है, इसको कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं। और स्किन पर जो एपिथेलियम पाया जाता है उसको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी कह सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मल्टी लेयर्ड होता है। Moist surface of buccal cavity की इनर लाइनिंग पर पाया जाता है। फेरिंक्स, बक्कल कैविटी के पीछे का ट्रायंगुलर जो उसे फेरिंक्स बोलते हैं, वहां पर पाया जाता है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, तो सैलिवरी ग्लैंड और पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाज एक ग्लैंड है उसकी भी डक्ट होती है और सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट होती है। तो इनकी इनर लाइनिंग पर भी ये कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। फिर उनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी, किसी मैकेनिकल और केमिकल इंजरी के अगेंस्ट जो है या डैमेज के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब एक डायग्राम देखना है, फिर आगे बात करते हैं। अब हमें कंपाउंड एपिथेलियम का एक डायग्राम देखना है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये मल्टी लेयर ऑफ टिश्यू है या मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियम है। इसमें बहुत सारी सेल्स की लेयर आपको दिख रही है। और ये स्किन का है, एक ग्राफ्ट है, तो उसमें आप कई सेल्स की लेयर है
और बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले बताया जा चुका आपको। इसका काम होता है कनेक्टिव टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू से अलग करना। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम हो गया आपका। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप जो है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।